जय हिंद बच्चों। फिजिक्स लर्न में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 के यूनिट एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे थे। पिछले 3 क्लासेस में हमने एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हमने डिस्कस करा है। यदि आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो आप जाकर उनको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चनों को भी समझाया हूँ। तो यह क्लास आप लोगों के लिए, यदि मेरे बच्चे सीबीएसई नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे क्लास में आए हैं तो मेरा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए कि मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब करा गया है। सबसे पहले देखिए, समझते हैं। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस occupy an area of 1.75 सेंटीमीटर। एक फोटोग्राफ है जो घर का है, और कितना है, जो एरिया है उसका 1.75, यानी जो उस फोटोग्राफ में मान लेते हैं ये फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में जो एरिया है इसका, हाउस का एरिया है, वह एरिया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन आ 35 स्लाइड। मतलब स्लाइड जो है उसकी मोटाई जो है, यानी स्लाइड की 35 है। ठीक है ना, समझ में आई बात। 35 मोटी की स्लाइड है। मान लीजिए जैसे फोटो होता है ना आपका, आप फोटो बनवाने जाते हैं, पासपोर्ट फोटो हो या हाफ फोटो हो या फुल फोटो हो, जो फोटो का जो कागज होता है उसकी मोटाई है 35 स्लाइड। ठीक है ना। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। और वो जो स्लाइड है, 35 स्लाइड है, वो कहाँ स्क्रीन में प्रोजेक्टेड है। एंड द एरिया ऑफ हाउस ऑफ द स्क्रीन इज, तो उसमें उस स्क्रीन में उस हाउस का जो एरिया आता है 1 पॉइंट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास रील होती है ना, और रील को हम लगाते हैं अपने थिएटर में, तो वो छोटी सी रील आपको बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर में मान लेते हैं हमारे लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो लैपटॉप में जो फोटो होती है छोटी होती है, बट जो डिस्प्ले में दिखाई देता है प्रोजेक्टर में, उसमें बड़ा स्क्रीन होता है। वही चीज है। तो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पास हमें एरियल, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने से पहले हमको एरियल मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, यानी उसका एरिया कितना है दोनों का। तो एरियल मैग्निफिकेशन एम ए से हमने डिनोट करा है। इसका सूत्र होता है एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से आप लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है 10th में, यानी आवर्धन क्षमता का, तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है तो वो प्रतिबिंब अपॉन यानी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार इसको भी रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पास इमेज, एरिया ऑफ इमेज जो है ये क्या है, 1 एरिया ऑफ इमेज, जो मतलब प्रतिबिंब जो दिखाई देता है वो कितना है, इतना है 1.55। और जो ऑब्जेक्ट है यानी रील है उसकी, स्लाइड की, 1.75 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 1 मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर रखा, यानी 10 का स्क्वायर रखा। तो ये 4, मतलब स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ पर देखिए 1.55 इंटू 10 पावर 4 अपॉन इसका। अब ये क्योंकि सेंटीमीटर काट दिया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, और ये स्क्वायर इसमें आएगा तो 4 हो जाएगा, 10 पावर 4। अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8857 आंसर आता है इसका। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरियल मैग्निफिकेशन। इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसका सूत्र होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का
कि लीनियर मैग्निफिकेशन इसका इक्वल टू एरियल मैग्निफिकेशन, तो अंडर रूट में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एम ए। अंडर रूट जब ये 8857 का अंडर रूट निकालते हैं लगभग 94.1 94.1 के पास आता है इसका लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आई बात? ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इतना आ गया 94.1 आंसर आ गया, इसका आंसर आया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टेट दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलो, यानी सिग्निफिकेंट फिगर हमको बताना है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स होते हैं उनको, ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सभी रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे, कितने रूल्स हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ए में देखते हैं 0.77। तो इसमें ये कहता है रूल कि अगर कोई भी नंबर है, अगर नंबर के पहले वाले जितने भी जीरो है ना, वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाते, यानी इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है? वन सिग्निफिकेंट फिगर है इसका। समझ में आई बात? इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको ऐसे है और यहाँ में लिख दो तो 10 की पावर में 24 है। क्लियर हुआ? तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि कोई भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यानी पावर में होता है, 10 की पावर में 24 है, तो ये हमारा सार्थक अंक नहीं कहलाता, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाता है। ओनली फॉर इसमें कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट है, तो 3 हो गया, 3 सिग्निफिकेंट हो गया। इसके बाद सी में देखते हैं, ये भी हो गया, सी में देखते हैं। तो सी में देखेंगे तो इसमें पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट के बाद अगर आगे है ना पॉइंट है, तो पॉइंट का पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, इसके बाद वाला जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, यानी 4 कहलाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पास कोई एक यूनिट दी हुई है, जूल लग गया। अब जूल में देखिए सबसे पहली बात है कि जूल अगर आ गया तो ये यूनिट है। अब यहाँ भी 6.2320 और ये जीरो लास्ट में है ना, ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा, यानी 4 सिग्निफिकेंट हमारे पास कितने हैं? 4 है। इसमें देखते हैं 6.032, ये इसमें तो 4 होंगे ही, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये पॉइंट के बाद 000, तो आगे वाले जितने भी जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। इसके बाद वाला जो नंबर है 6032, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट कहलाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई बात? ओके, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझा। ये समझ लीजिएगा कि कोई भी अगर नंबर उसके पहले अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हमारे नहीं कहलाएंगे। लास्ट के अगर पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा अगर किसी नंबर में, तो लास्ट के जीरो को हम सिग्निफिकेंट में रखेंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएगी वो डिजिट। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट है जो कि मेटल की है, और मेटल उसकी ब्रेड्थ कितनी दी है? 4.234, एंड ब्रेथ दिया है 1.005 मीटर, एंड थिकनेस दिया है 3.01 सेंटीमीटर। अब ये मीटर मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, है ना। तो हमें एरिया निकालना सीट का, तो सीट का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि सीट जो होती है रेक्टेंगुलर है, कैसे है? रेक्टेंगुलर सीट है। देखिए इस प्रकार से सीट है, ये रेक्टेंगुलर सीट है, तो इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सीट की देखना पड़ेगा, थिकनेस देखना पड़ेगा कितनी मोटाई है सीट की। तो एरिया होता है ये एल वी, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, थिकनेस एंड लेंथ। ठीक है ना, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले थिकनेस में देखते हैं, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में को हम कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 10 की पावर में -2 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसमें देखिए,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, 0.001। तो इसमें हमें देखिए कितने जीरो हैं, तो दो जीरो और आगे आ जाएगा, तो यानी 0.20, और ये देखिए ना कितने 0.2 डेसिमल पॉइंट आगे आ जाएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें 4 हो। तो हमें ये रूल्स पता है कि ऐड करते समय या मल्टीप्लाई करते समय क्या कंडीशन होती है, वो लास्ट में हम अप्लाई भी करेंगे। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं सीट का, इससे पूरी वैल्यू पुट करते हैं, ये सब वैल्यू पुट करा हमने, ये वैल्यू पुट करा, वैल्यू पुट करने के बाद इनको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें ये आंसर आया, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा, इसको ये आंसर आया। इसके बाद इनको ऐड करने के, तीनों को ऐड करा, और ऐड करने के बाद लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए आप, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइनल, तो मल्टीप्लाई कंडीशन क्या होती है, मल्टीप्लाई कंडीशन की कंडीशन क्या थी बताइए। मल्टीप्लाई कंडीशन ये थी, या ऐड की कंडीशन, सबसे पहले तो इसको हम ऐड कर रहे हैं पूरे को, तो ऐड की कंडीशन ये थी कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने डिजिट तक हमें क्या देना है, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर देना। बट इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करा है, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें, कि सबसे पहले देख रहा है कि सबसे कम ये किस में सिग्निफिकेंट है। तो सबसे कम इसमें तो 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो हमको 3 डिजिट तक हमें आंसर देना है। कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक आंसर देना है, ये देखना। समझ में आई बात? ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम सिग्निफिकेंट करेंगे, किस प्रकार से ऐड करेंगे, किस प्रकार से, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, तो सबसे पहले देखिए आप कि इसमें थ्री सिग्निफिकेंट है, तो हमें आंसर 3, तो 1 2 3, तो 3 में 3 के बाद में 0 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, तो इसमें हम 3 सिग्निफिकेंट तक आंसर दे देंगे, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। समझ में आई बात? अब इसके बाद इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सीट, सेकेंड वाले का। तो वॉल्यूम ऑफ सीट का जब निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस होता है, इसका कैलकुलेट करते मल्टीप्लाई करते समय वही कंडीशन देखना है कि हमको सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई करा, वही कंडीशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की अप्लाई करने की, इसमें इतने सारे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर देना है, तो आगे वाले सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। यहाँ तक ये 3 डिजिट है ना, 1 2 3, यानी 5 5 तक देना है। समझ में आई बात? इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ बॉक्स मेजरमेंट मेजर्ड बाई अ ग्रॉसर बॉल, ये ग्रॉसर बॉल टेनिस की बॉल है, इज द 2.300 kilogram. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? बॉक्स का टोटल मास पहले ऐड करना है, यानी ग्रोसर वाल भी है, उसके अंदर अलग अलग गोल्ड के पीसेस है, उनके भी मास होते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राम में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए मैंने करा है यहाँ, किलोग्राम में हम इसको ऐड कर कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि 10⁻³ है, तो ये 3 डिजिट तक आगे चला जाएगा डेसिमल पॉइंट। समझ में आई बात? 1 2 3, समझ में आई बात? इसमें भी 3 डिजिट तक आगे चला जाएगा डेसिमल पॉइंट, यानी इस पॉइंट के बाद आगे 3 डिजिट तक जाएगा ये डेसिमल, राइट। अब क्या करो, तीनों वैल्यू हमें मिल गए किलोग्राम में। अब हम क्या करते हैं, टोटल मास हमें फाइंड करना। टोटल मास में तीनों मास की वैल्यू को हमने रख दिया यहाँ, है ना। जब रखा और ऐड करा, तो सबसे पहले देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट किस में है।
कितने डिजिट तक, इसमें 3 है और इसमें डेसिमल के बाद इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो जो आंसर आएगा ना माय डियर बच्चों, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है ना, 3 डिजिट तक है, तो आंसर जो आएगा तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ जो हमारे पास आंसर आएगा देखिए, तो 2 3 एंड 4, तो 4 ये 2 3 4 ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हुई ना, तो हमें इतने ही तक आंसर देना था। अब डिफरेंस इन मासेस, ये बोला है सेकंड में कि डिफरेंस इन द मासेस ऑफ पीस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करना है, अब ये इसमें देखिए, इसमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के बाद ये देखिए कि कहाँ तक हमको इसका आंसर देना है, ठीक है। डिफरेंस इन द मेजर ऑफ पीसेस टू करेक्ट। अब दोनों पीसेस को, ये जो ग्राम ग्राम वाली है, ये ग्राम गोल्ड पीसेस को क्या कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। जब माइनस करा हमने, तो सबसे पहले आप देखिए कि इनको जब माइनस करेंगे तो 7 में 5 गया तो 2 आया, 1 1 में गया 0 आया, फिर 0 आया, 0 आया, इतना इसका आंसर ग्राम में आता है। क्लियर हुआ? अब तो सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, तो ये कहता है कि सबसे कम पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, ये बताना। समझ में आई बात? तो जैसे कि हमने इसमें देखा था, इसमें सिग्निफिकेंट कितने फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना पड़ेगा। देखिए, पॉइंट के बाद वैसे तो इसमें 2 है, इसमें कितनी है, 2 है, इसमें 2 है, इसमें हमने 3 तक रखा था, इसमें देखिए पॉइंट के बाद दोनों में 2 2 है। तो अब 0, ये आगे वाला सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ये 1 ही है, यानी द डिफरेंस इज द मासेस ऑफ पीस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें यानी हमें अब 2 सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा, तो यानी 0.020 ग्राम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 2 डिजिट तक हो गया, ये 2 डिजिट तक हमें आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस रिलेशन है ये आइंस्टाइन का, और बताया है कि फेमस रिलेशन द फिजिक्स रिलेट मूविंग मास m टू द रेस्ट मास, ठीक है ना, एक रेस्ट मास है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर लिखा है, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल in term of the speed v and the speed of light c. This relation first across as a consequence of this special relative due to Albert Einstein. A ball, a boy recall the relation, एक लड़का है, उनका रिलेशन करेक्ट कर रहा है जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या कर जाता है कि वो जो कांस्टेंट वैल्यू c है उसको भूल जाता है इसमें लगाना। तो क्या ये सही है कि गलत है, उसको क्या हो गया, तो गाइस, वेयर टू पुट द मिसिंग सी, वो किधर रखे, वो लड़का जो था वो किधर भूल गया सी को रखने के लिए, मतलब इस इक्वेशन में कहाँ रखे कि उसको सही इक्वेशन बन जाए। तो वो बच्चा जो था, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो m इक्वल टू हमारे पास आया, वैल्यू आई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए m0 को डिवाइड करेंगे, यहाँ साइड कर लेंगे, उठा करके लाएंगे, तो m, देखिए यहाँ मैंने करा है, m अपॉन m0 हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर, राइट, इस प्रकार से अंडर रूट में हमने इसको कन्वर्ट करा था। अब ये जब m को काटोगे तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। भाई अब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो डायमेंशन का जो रूल्स क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों का सेम आना चाहिए। बट यहाँ पास तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन होता है। जब रखेंगे तो इसमें कोई एक रिलेशन बन ही नहीं रहा। तो क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट में स्पीड ऑफ, यानी लाइट ऑफ स्पीड, ये जो है वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का स्पीड है, बट स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों सेम ही है, v और c दोनों हैं, स्पीड ही है, बट c स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम क्या कर देते हैं, c का स्क्वायर इसी में डिवाइड कर देते हैं। अब c का स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, जब इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे c का स्क्वायर का, तो c, ये दोनों का जो डायमेंशन है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे,
कट जाएंगे और इस कारण से ये पूरा ये भी डायमेंशनलेस बन जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस बन जाएगा, ठीक है ना, ये भी डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पास ऐड करें तो वो डायमेंशनलेस बन जाएगा फिजिकल वन। ये जो रिलेशन है, रिलेशन को कैसे लिखे, वो m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c² इस प्रकार वो लिखना चाहिए था बच्चे को। समझ में आई बात? यानी यहाँ पर लिखे तो वो डायमेंशनलेस दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डायमेंशनलेस हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे रिलेशन। अगला 14 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लेंथ convenient on the atomic scale is known as the angstrom and denoted by 1 angstrom is equal to इतना होता है, ये तो सबको पता है। The size of hydrogen atom is about of 0.5 angstrom, यानी ये दिया है इसका एंगस्ट्रॉम, उसकी साइज दिया है, यानी हाइड्रोजन का जो रेडियस है इतना दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी आधा दिया है 0.5 यानी 1/2। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वैल्यू इज मीटर क्यूब के रूप में उसको लाना है ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को मीटर क्यूब के रूप में लाना है, कितना होगा मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हमारे पास जो एटम का हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है इतना दिया है, r इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब होता है 1.1/2। और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पास, एक एंगस्ट्रॉम इसका टू दिया 10⁻⁻10 मीटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम है ये है 4/3 पाई r 3 क्यूब हो गया इसका। तो भाई क्यू आया तो यहाँ पास हमने क्या रखा, यहाँ आर की वैल्यू पुट करा, बस होगा, यहाँ पास आर की वैल्यू पुट करा है 0.5 × 10⁻⁻10, 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनल हमारे पास इतना आएगा 5.233 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब एक्चुअली क्या है माय डियर बच्चों, 1 मोल में हमें पता है कितने नंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पास हमें क्या निकालना है, total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom, मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मोल के वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम इन एटम, तो इसमें हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम का गुणा कर दिया मोल के साथ। तो ये जो फाइनल हमारा आंसर आएगा, वॉल्यूम जो इसका आया 3.152 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब, ठीक है। चूंकि अभी हमें इसके सिग्निफिकेंट कंडीशन में देखना है, सिग्निफिकेंट कंडीशन में ये देखना है कि इसमें जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम यानी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, तो हमको आंसर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। तो ये हुआ 1 सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। जिस प्रकार से इसका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं 15 वाला क्वेश्चन हमारा। 15 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई 22 लीटर मोलर वॉल्यूम, यानी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और उसका जो प्रेशर है वो कितना मोल वॉल्यूम घेरता है, 22.4 लीटर। तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर को हमने इस प्रकार से लिख लिया 22.4 × 10⁻⁻3, क्योंकि 1 लीटर में वो होता है 10⁻⁻3 मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 10⁻⁻3 मीटर क्यूब होता है। ये है, समझ में आई बात। अब यहाँ पास ये आ गया मोलर वॉल्यूम आया, अब एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पास क्वेश्चन आगे है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू यानी 1 मोल का इसमें गुणा करना पड़ेगा एटॉमिक वॉल्यूम में, ठीक है ना, ध्यान देना। तो देखिए वॉल्यूम का जो सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है।
अब यहाँ पास 1 मोल का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हुआ, रेडियस का, अब यहाँ रेडियस दिया हुआ तो रेडियस चूंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है क्योंकि जो उसका साइज है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका साइज जो दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है, और 0.5 एंगस्ट्रॉम का रेडियस 1/2 है, तो ये इस प्रकार से रेडियस आ गया, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। टेक साइज ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, ओके। अब यहाँ पास एंगस्ट्रॉम, यहाँ पास जो एटॉमिक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको जैसे मैंने पुट करा 1 मोल की वैल्यू इस पे मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास इसका आंसर आया 3.15 टू इंटू पावर -7 आया। अब ये एटॉमिक वॉल्यूम है, अब मोलर वॉल्यूम ये दिया हुआ है, एटॉमिक वॉल्यूम ये है, दोनों का रेशियो निकाल देना है। जब रेशियो निकाला तो भाग दिया 3 से, ठीक है ना, तो ये कटा 7.1 और ये ऊपर गया तो आ गया 10 पावर 4 पे। फाइनल आंसर हमारा ये रेशियो में आ गया 7.1 10 पावर 4 आ गया। क्लियर, ठीक है, ये क्वेश्चन को नहीं करना हमें, ओके। अब आते हैं ये क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सन इज द हॉट प्लाज्मा, सूर्य एक बहुत गर्म, क्योंकि सूर्य में पता है सूर्य की जो लाइट है वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के रूप में आयनाइज हो रहा पूरा, और जितना भी अगर उसके अंदर सूर्य के अंदर जितना भी चला जाए ना, मेटल हो जाए कुछ भी हो जाए, वो सब पता नहीं चला देगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, सब आयनाइजेशन हो जाएगा। इनर कोर एट टेम्परेचर एग्जीक्यूटिव 10 K, यानी उसका जो टेम्परेचर है 10 केल्विन है, कितना है, 10 केल्विन है, ठीक है, 10 केल्विन है, और हाँ साथ में इसमें 7 है, ये तो 10 पावर 7 हुआ। Temperature executive 10 power 7 Kelvin and its outer surface at temperature of about 600 Kelvin। देखिए जो इनर में है ना, इनर में कितना है 7, 10 की पावर में 7 केल्विन, इतना ज्यादा है, और आउटर में इतना है, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है, अंदर है। At this high temperature, no substance remains solid and liquid phase। मतलब उसके अंदर अगर कोई चला जाए तो वहां पास ना तो सॉलिड में रहेगा ना तो लिक्विड फेज में रहेगा। In what range do you expect the mass density of sun to be in range of density of solid and liquid of gases? Check if you guys in correct form of the following data। देखिए सन का जो मास है वो भी दिया है, ये 2 × 10⁻30 किलोग्राम, रेडियस दिया है 7 × 10⁻8, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए सन का, तो यहाँ से सन का वॉल्यूम निकला ये आया, ठीक है ना, 4/3 πr³, और इसमें वैल्यू पुट कर दिया पाई का, और यहाँ पास रेडियस का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, और इसमें से हमने 24 के साथ 3 और 0 ऐड करा, क्योंकि और आगे आएगा 0, इस कारण से 10 पावर 27 हो गया। देखिए डेंसिटी उसको निकालेंगे, अब हमें क्या मिल गया, हमें वॉल्यूम मिल गया सन का, डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी इसका तो ये आएगा। डेंसिटी ऑलरेडी हमें मास दिया हुआ है 2 × 10⁻30, डेंसिटी का हमने डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम को डिवाइड करा, आया हमारे पास आंसर ना 1/3 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति क्यूब प्रति घन मीटर आया। देखिए इतना डेंसिटी उसके अंदर है, तो अप्रोक्सीमेटली हमें क्या करना है कि ये 5 से बड़ा है लास्ट नंबर, तो इसको क्या करेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा, ये इस प्रकार से बराबर आएगा 1.4 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति कैलोरी, समझ में, प्रति घन मीटर आया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिल गया। तो माय डियर बच्चों, एनसीईआरटी ये हमारा जो सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, ये फिनिश हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं अगली क्लास, अगली क्लास में, जो कि चैप्टर 2 होगा,
1D का, वन डायमेंशन मोशन का, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा है कि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए, सो थैंक्स बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।